साल 2012 में पूरी दुनिया में एक बार फिर से ड्रग्स के खिलाफ, नशीले पदार्थ के खिलाफ एक मुहिम छिड़ती है। अब इस मुहिम में सबसे ज्यादा आगे था अमेरिका। और अमेरिका अपने पुलिस वालों को कहता है, अमेरिकन गवर्नमेंट अपने पुलिस वालों को कहती है कि जो भी लोग इन मामलों में, इन अपराधों में लिप्त हैं, उन्हें फौरन पकड़ के गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। जो भी ऐसे पदार्थ, ऐसी चीजें बेच रहे हैं या फिर जो भी लोग ऐसी चीजें खरीद रहे हैं, उन्हें तुरंत तत्कालीन प्रभाव से जेल में डाला जाए और नशे की जो ये लत हमारे देश में फैल रही है, इस पे काबू पाया जाए, इसको रोका जाए। अब गवर्नमेंट का जब आदेश आता है, गवर्नमेंट का जब ऑर्डर आता है, तो जो अमेरिकन पुलिस है वो तुरंत हरकत में आ जाती है और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भरने लगती है। और इसी दौरान पुलिस को एक नाम मिलता है, सैमुअल लिटिल। ये नाम एक 60 साल के बूढ़े का था, 60 से 70 साल के बूढ़े का था। और पुलिस वालों को ये नाम बहुत ही संदिग्ध हालत में मिलता है। पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये जो आदमी है कई ड्रग्स के मामलों में लिप्त है। अब पुलिस फौरन इसे गिरफ्तार करने के लिए, इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए इस आदमी के घर पे जाती है। अब जब घर पे पहुंचती है तो ये आदमी वहां पे अपने बिस्तर पे डायबिटीज की हालत में, शरीर एकदम कमजोर, एकदम बीमार सा शरीर, ऐसी हालत में पड़ा हुआ था। अब पुलिस फौरन इसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके अपने साथ अपने हेडक्वार्टर लेके जाती है। अब हेडक्वार्टर में ले जाने के बाद आमतौर पे अमेरिका का जो नियम है, अमेरिकन पुलिस का नियम है कि सबसे पहले वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करके रख लेती है ऐसे अपराधियों का, चाहे जिस मामले में आदमी गिरफ्तार होता है, और डीएनए सैंपल अमेरिकन पुलिस तुरंत ले लेती है। तो इसी कड़ी में, इसी मुहिम के तहत इस आदमी का, सैमुअल लिटिल का जो डीएनए है वो लिया जाता है। लेकिन डीएनए लेने के बाद जो चीज़ें, जो मामले, जो बातें निकल के सामने आई, उसे जानने के बाद, उसे सुनने के बाद, उसे पढ़ने के बाद अमेरिकन पुलिस और अमेरिकन गवर्नमेंट को छोड़िए, पूरे देश विदेश के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये आदमी, जिसे मात्र ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था, ये आदमी 93 से ज्यादा मर्डर के जुर्म में एक संदिग्ध था, एक अपराधी था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस घटना की वजह से, इस कहानी की वजह से देश विदेश की मीडिया को कई महीनों तक कोई और न्यूज दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि ये न्यूज, ये खबर इतनी ज्यादा संदिग्ध थी, इतनी ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा विभत्स थी कि इसके आगे जितनी भी न्यूज थी, जितनी भी कहानियां थी, जितनी भी घटनाएं थी, वो सभी की सभी छोटी लग रही थी। क्योंकि ये न्यूज एक ऐसे इंसान की थी, एक ऐसे शख्स की थी जिसने खुद अपना एक वाले जुर्म किया था कि इसने 93 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की है, उनके साथ गंदगी की है, उनके साथ रेप किया है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि अगर आप वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चूंकि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने की और ज्यादा इच्छा प्रबल होती है। तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जब ड्रग्स के मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और इसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, तो डीएनए सैंपल लेने के बाद जब पुलिस अपने रिकॉर्ड में, चूंकि अमेरिका का नियम है, अमेरिका के जो लोग हैं वो अपने, सभी लोग अपने डीएनए का सैंपल अपनी गवर्नमेंट के पास जमा रखते हैं। चूंकि वहां पे कौन किसका रिलेटिव निकल जाए, कौन किसके घर का निकल जाए, कुछ पता नहीं होता। चूंकि आमतौर पे पिता पुत्र भी अलग अलग रहते हैं, भाई भाई अलग अलग रहते हैं, बहन बहन अलग अलग रहती हैं, यहाँ तक कि पति कहीं और रह रहा है, पत्नी कहीं और रह रही है। तो इन्हीं सब वजहों के कारण जो वहाँ के लोग हैं अपने डीएनए को एक डीएनए स्टोर में सैंपल के तौर पे दे देते हैं कि अगर हमारे डीएनए से कोई मैच करता हुआ आ जाए, या फिर हमारे डीएनए से मैच करता हुआ कोई मिल जाए, तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दे, ताकि वो, हम अपने उस बिछड़े भाई, अपने उस बिछड़े संबंधी, अपने उस बिछड़े रिश्तेदार से मिल सकें, दोबारा मिल सकें। तो इसी कड़ी में जब इसका डीएनए लिया जाता है और रिकॉर्ड से मैच किया जाता है, तो इस आदमी का जो डीएनए है, जो सैमुअल लिटिल का डीएनए है, वो 3 ऐसी लाशों पे मिलने वाले डीएनए से मैच कर जाता है जो पुलिस के रिकॉर्ड में अनसॉल्व मिस्ट्री थी, अनसॉल्व रहस्य था। अब पुलिस वालों को लगता है कि एक आदमी जिसे हमने गिरफ्तार किया है वो 3 मर्डर केस का भी अपराधी है, क्योंकि तीनों लाशों पे इस आदमी का डीएनए मिल रहा था। अब पुलिस सैमुअल लिटिल को, जो कि एक 60 से 70 साल का बूढ़ा था, उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है। तो आदमी जो लिटिल था वो सीधा सीधा इन अपराधों से, इन मर्डर से अपना पल्ला झाड़ लेता है, पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसे मर्डर से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे झूठ मत फंसाओ, फर्जी मत फंसाओ। हो सकता है किसी कारणवश, अब पता नहीं कब की बात है, लगभग आप जिन मर्डर्स की बात कर रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि 10 से 15 साल पहले के मर्डर हैं। तो पता नहीं मैं उस समय वहां क्या कर रहा था, या फिर मेरे फिंगरप्रिंट या फिर मेरे डीएनए वहां पे कैसे मिल गए,
क्या कारण था अब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन किसी मर्डर में मेरा नाम नहीं जोड़िए, मेरा कोई संबंध नहीं है। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद गलती से डीएनए मैच कर गया हो। अब एक डीएनए के आधार पे ऐसे कैसे मैं जुर्म सिद्ध कर दूं, पुलिस वालों को लगता है। लेकिन पुलिस वालों के पास और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि डीएनए लाश पे जो मिला था उसका सीधा सीधा संबंध सैमुअल से मिलता है, और डीएनए ये नहीं कि डीएनए थोड़ा बहुत मैच हो रहा, 100% डीएनए मैच हो रहा था। तो अब जब पुलिस वाले को कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं सोचता, तो बड़ी सख्ती से डेली टॉर्चर कर करके मेंटली आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे सैमुअल लिटिल से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि जब तुम वहां पे थे नहीं तो तुम्हारा डीएनए उन आदमी की लाशों पे कैसे पहुंचा, जो वेपन्स थे जिनसे मर्डर हुआ तो उन पे कैसे पहुंचा। अब डेली के टॉर्चर, डेली के पूछताछ की वजह से जो लिटिल था वो आखिरकार टूट जाता है और ऐसी बातों को कबूलता है, ऐसी घटनाओं के बारे में बताता है, ऐसी चीजों का जिक्र करता है जिसे सुनने के बाद, जिसे जानने के बाद वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे उनकी हवा खराब हो गई। वो सकपका गए, उनके हाथ पांव कांपने लगे। और ये खबर, ये न्यूज इतनी ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा विभत्स थी कि शायद अमेरिका के लोग कई महीनों तक सुख से सो नहीं पाए थे, ढंग से खाना नहीं खा पाए थे। ऐसी सी बातों को बताता है। वो बताता है, लिटिल बोलता है कि आप मुझे 3 जुर्म के अंदर गिरफ्तार कर रहे हो, 3 मर्डर के जुर्म में। ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है, मैंने तो 93 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। जब इतनी बातें सुनते हैं पुलिस वाले, इतने शब्द जो सैमुअल के मुंह से निकलते हैं और पुलिस वालों के कानों में पड़ते हैं, तो पुलिस वालों को अपने कान पे यकीन नहीं होता कि ये हम क्या सुन रहे हैं। एक आदमी जिसे हम ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किए थे, ये इसका संबंध बढ़ के धीरे धीरे 3 मर्डर से जुड़ता है। और जब 3 मर्डर से जुड़ने के बाद हम इससे पूछताछ करते हैं तो ये सीधा सीधा 3 से ये आंकड़ा सीधा 93 पहुंचा दे रहा है। अब पुलिस वालों के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। अब पुलिस वालों को कुछ नहीं सोचता, वो सीधे सीधे भाग के अपने बड़े अफसर्स, अपने सीनियर अफसर्स के पास जाते हो, कहते हैं कि जिसे हमने ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था वो तो पहले 3 मामलों में संदिग्ध था, अब ये 93 मामलों में संदिग्ध है, वो भी 93 मर्डर के मामलों में। और अगर ये मामला सही होता है तो ये शायद अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। अब पुलिस वालों को जब कुछ समझ नहीं आता अपने अफसर के पास जाते हैं, तो उनके अफसर जब ये बात सुनते हैं तो सीधा सीधा भाग के इस आदमी के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो उनके सामने बैठा है या तो बहुत बड़ा पागल है या फिर बहुत बड़ा सीरियल किलर। तो पुलिस के अफसर बड़े वाले जो आते हैं, बड़े अफसर आते हैं और इस आदमी से पूछताछ करते हैं, सैमुअल लिटिल से बताते हैं, तो अपने बारे में बताओ कि कैसे तुमने क्यों मारा। क्योंकि उन्हें एक चीज ये भी चेक करना था कि ये झूठ नहीं बोल रहा है या फिर कोई पागल वागल तो नहीं है या फिर बातें तो नहीं बना रहा, पुलिस को गुमराह कर रहा। क्योंकि 93 मर्डर कोई छोटी मोटी आंकड़ा नहीं होता, 93 मर्डर बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर ये 93 मर्डर किया है तो आज तक इसका कोई रिकॉर्ड, कहीं कोई नाम कैसे नहीं आया। अब पुलिस वाले सैमुअल लिटिल की डिटेल्स, सैमुअल लिटिल के जो रिकॉर्ड्स थे उनको खंगालने में लग जाते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि सैमुअल लिटिल का जो जन्म था ये 1940 में एक महिला जो गिरफ्तार की गई थी देह व्यापार के जुर्म में, उसे जब जेल भेजा जाता है तो उसी जेल में सैमुअल लिटिल को जन्म दे देती है। अब जन्म के बाद चूंकि वो देह व्यापार से जुड़ी थी तो वो इसकी कस्टडी, इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है और अपनी जमानत करा के बाहर निकल जाती है। अब इसकी माँ जमानत करा के बाहर निकल गई और ये जेल में ही रह जाता है, मात्र 3 से 4 दिन का बच्चा। अब इसे कुछ समझ नहीं आता, पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, इस बच्चे को किसको दिया जाए। चूंकि माँ ने तो कस्टडी लेने से इनकार कर दिया, इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, और चूंकि ये देह व्यापार से जुड़ी थी तो इसके पिता का तो पता लगाना अपने आप में नामुमकिन सा है। तो जब पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता तो उसकी माँ को छोड़ के वो सीधे सीधे उसके जो दादा दादी थे उनको टारगेट करती है, उनको खोजा जाता है और खोज के इस लिटिल को उन्हीं के हवाले कर देती है। अब लिटिल जो था, अमेरिका में आमतौर पे गोरे लोग रहते हैं, श्वेत लोग, लेकिन जो लिटिल था ये अश्वेत था, काला था। और आपको भी पता है कि अमेरिका जैसे देश में रंग भेद की वजह से कितने ज्यादा ऐसे अपराध होते हैं, कितने ज्यादा ऐसे टॉर्चर होते हैं। अभी बीच में भी एक मामला आया था हमारी भारत की एक महिला के साथ, जिसे वहीं के कुछ लोग वो कह रहे थे कि एक महिला कह रही थी कि तुम भारतीय हो, तुम्हारी कलर की वजह से मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, सारे भारतीय बहुत खराब होते हैं। ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था, बाद में उस महिला को अमेरिकन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है लिटिल के साथ। जब ये अपने दादा दादी के साथ रहने चला जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो वहां पे जितने गोरे बच्चे थे, श्वेत बच्चे, वो इसे अश्वेत होने की वजह से बारी बारी टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। यहाँ तक कि जब ये कंप्लेन करने अपने टीचर के पास भी जाता कि मैम देखिए या फिर सर देखिए, मुझे परेशान किया जा रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा, तो
इसके जो टीचर थे, इसके जो मैम थी, इसके जो सर थे, वो भी इसका सपोर्ट करने के बजाय, उन बच्चों को चुप कराने के बजाय उसके सपोर्ट में इसे समझा देते, अरे छोड़ो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। तो इसके मन में एक तरह से गोरे लोगों के प्रति एक नफरत की भावना, एक द्वेष की भावना, एक हिंसात्मक भावना धीरे धीरे इसके मन में बैठती जाती है। और जब ये 18 साल का हो जाता है, माफ कीजिएगा 16 साल का, अब चूंकि इसके साथ इतनी ज्यादा वहां पे भेदभाव होता है, इतना ज्यादा रेसिज्म होता है इसके साथ, कि इसकी पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट हो जाती है। शुरू में ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन जब इसके साथ ऐसी चीजें होने लगती, स्कूल में भी इसको बुली किया जाता है, इसे परेशान किया जाता है, इसे टॉर्चर किया जाता है, एक काला होने की वजह से, रंग भेद की वजह से, तो ये इसकी पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं लगता है। धीरे धीरे सोचता है कैसे मैं बदला लूं, कैसे इस चीज को सुधारूं, कैसे इन लोगों को दिखा दूं कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूं। और इन्हीं सब चीज के चलते, इन्हीं सब चीजों की वजह से इसकी जो संगत थी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसका जो दिमाग था वो थोड़ा सा गलत दिशा में जाने लगा। और जब ये मात्र 16 साल का था, तो एक बार फिर ऐसे ही जब बच्चे इसे परेशान करते हैं और ये अपनी टीचर को शिकायत करने जाता है, अपनी मैम को शिकायत करने जाता है, और अपनी मैम से बताता है कि मैम देखिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा, मुझे परेशान किया जा रहा। और मैम कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो है सह लो, बर्दाश्त कर लो, इतना कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे दोस्त हैं। और इनडायरेक्टली वो जो मैम थी उन गोरे बच्चों का सपोर्ट कर रही थी। तो इस बात से सैमुअल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा क्रोध आता है, इतना ज्यादा इसे इसका दिमाग खराब हो जाता है कि इसने अपनी मैम पे ही डायरेक्ट हमला कर दिया, अटैक कर दिया। अब सैमुअल जो था, ब्लैक होने की वजह से इसकी जो बॉडी थी अफ्रीकन लोगों की तरह बेहद गठीली, बेहद हिस्ट पुष्ट बॉडी थी। और जब ये अपनी मैम पे हमला कर देता तो जो बच्चे छुड़ाने आते हैं उन पे भी एक दो बार, एक दो हाथ, एक दो थप्पड़ उनको मार देता है, मैम को भी मार देता है। मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता है, प्रिंसिपल के पास जाता है, स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास जाता है, और वो सीधा सीधा, चूंकि ये काला था, अगर गोरा होता तो मामले को दबा भी दिया जाता, सीधा सीधा पुलिस को फोन कर देते हैं। और पुलिस आती है इसे गिरफ्तार करके। अब चूंकि ये जुवेनाइल था, 18 से कम था, 16 साल इसकी उम्र थी, तो इसे बाल सुधार गृह में, एक बाल सुधार गृह में, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। और वहां जाने के बाद सही सही इसने अपराध के बारे में सुनना, अपराध के बारे में सोचना चालू किया। उसे दो चीजों से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी। एक तो उसकी माँ जो कि देह व्यापार करती थी, उसी देह व्यापार की वजह से इसे पैदा किया, जन्म दिया, और जन्म देने के बाद छोड़ दिया। तो इसे देह व्यापार करने वाली लड़कियों से, महिलाओं से एक तरह से बहुत ज्यादा सख्त नफरत हो गई थी, और खासकर अगर वो श्वेत हो, गोरी हो। तो इन दोनों चीजों से इसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी कि ये चाहता था कि ऐसे लोग इस दुनिया में अब रहे ही ना, जितने भी देह व्यापार करने वाले, खासकर जितने भी श्वेत लोग हैं। और इन्हीं सब चक्करों की वजह से इसका जो पढ़ाई लिखाई में मन था वो एकदम से हट गया। इसके दिमाग में बस अपराध, हत्याएं, मर्डर, यही सब चीजें चलने लगी। और जब ये जेल से, बोर्डिंग स्कूल से बाहर आता है, तो उसके बाद ये धीरे धीरे चोरी चकारी, इन्हीं सब चीजों में इसका नाम जुड़ने लगता है। और नाम जुड़ते 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 इसके ऊपर कई सारे ऐसे छोटे मोटे मामले दर्ज होने लगते। कभी ये पॉकेट मारी में गिरफ्तार किया जाता, कभी कुछ करने में गिरफ्तार किया जाता, कभी कुछ करने में गिरफ्तार किया जाता। छोटे मोटे मामलों में इसे गिरफ्तार किया जाने लगा। ये डेली जेल जाता, एक दिन में, 2 दिन में बाहर आ जाता। यहाँ तक कि ये इतनी बार जेल जा चुका था कि इसके पास जो आसपास के पुलिसकर्मी थे, ये सीधे सीधे उनको पहचान गया था कि इनका क्या नाम, वो भी इससे एक तरह से फ्रेंडशिप हो गई थी। इतनी बार पुलिस वालों को देखता, जब इसे लगता कि पकड़ा जाऊंगा, सीधा सीधा कहता अच्छा चलो, लेके जेल में जाता। फिर वहां का सारा नियम इसे पता था, वहां पे एकदम जो इसे समझाया जाता, उससे पहले इसे सारे प्रोटोकॉल पता थे कि जेल में ऐसे रहना, ये करना है। तो ये एकदम हैबिचुअल हो गया था। और धीरे धीरे इसके अंदर जो जेल का डर था, जेल का खौफ था, वो भी निकल गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद फिर बात आती है 1970। अब तक ये छोटे जो मोटे मामलों में लगभग 26 बार जेल जा चुका था। अब 26 बार जेल जाने का मतलब इसके अंदर से जो जेल का खौफ था, जेल का डर था, एकदम निकल गया था। जेल भी से एक तरह से अपना घर, एक ससुराल लगने लगी थी। आमतौर पर जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में कहा जाता है जेल ससुराल है, तो इसे सच में अपनी ससुराल लगने लगी थी। उसके बाद बात आती है 1970 की, जब ये 30 सालों का होता है। तो पहली बार इसके हाथों से पहला मर्डर होता है। एक देह व्यापार करने वाली लड़की को अपने पास बुलाता है। उसके बाद पास बुलाने के बाद उसके साथ रेप करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसे खूब सारी शराब पिलाता है। और शराब पिलाने के बाद एक इसके घर में बाथटब था, उसी बाथटब में ले जाता, उसके साथ नहाने की एक्टिंग करता, और नहाते टाइम उस लड़की को बाथटब में नीचे दबा के डुबो के मार देता। अब चूंकि पानी में डुबो रहा है अपने हाथों से, तो पानी में आमतौर पर जितने फिंगरप्रिंट थे वो भी मिट जा रहे थे। उसके बाद उसे मिटाने के बाद, उसे मारने के बाद, उसे खत्म करने के बाद एक जगह पे गड्ढा खोद के दफना दिया। ये इसका पहला मामला था। इसके बाद फिर दूसरा कत्ल इसने किया, फिर इसने तीसरा कत्ल किया।
ऐसे ऐसे करके इसने कई सारे कत्ल किए। उसके बाद फाइनली 1982 में एक लैम्प्री नामक महिला थी, लैप्री नामक महिला, उसके कत्ल के जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि जो लैप्री का कत्ल है वो इसी सैमुअल लिटिल ने किया। लगभग ये पिछले 12 सालों से कत्ल कर रहा था। उसके बाद इसे 12 सालों बाद एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद जब इससे अदालत में ले जाया जाता है तो अदालत में, कोर्ट में जो जज था वो कहता है कि चलो मान लो इसने मर्डर किया तो पहले इन दोनों में कोई लिंक तो स्टेब्लिश करो कि कैसे मिले, कहाँ मिले, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत था नहीं, इसे शक के बिना पे ही गिरफ्तार किया गया था। तो इसे अदालत कहती है कि पुलिस वालों से कि कोई लिंक तो निकालो कि इतने बजे मिले थे, यहाँ मिले थे, या फिर दोनों में क्या रिलेशन था। बिना किसी रिलेशन के आप कैसे कह सकते हो कि इसने मर्डर किया। अब पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, तो अदालत उसे 1982 में एक बार फिर बाइज्जत बरी कर देती है। अब जैसे इस घटना के 6 महीने बीतते हैं, उसके बाद 6 महीने के अंदर ही पैट्रिसा, जो कि 26 साल की एक सेक्स वर्कर थी, उसके भी कत्ल के जुर्म से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस बार तो एक दो गवाह भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही कोर्ट जाते हैं पता नहीं क्या होता है, वो गवाह गवाही देने से मुकर जाते हैं, गवाह गवाही देने से बदल जाते हैं, और एक बार फिर इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 1970 से इसने कत्ल का जुर्म का सिलसिला चालू किया था और 1982 में इसे 2 बार गिरफ्तार भी किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद 2 बार इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके बाद मामला बीतता जाता है, कई बार ऐसे इसे गिरफ्तार किया जाता, ना कोई सबूत मिलता, ना कोई सुराग मिलता, छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार किया जाता। इसके बाद जब ये 2005 का होता है, 2005 आता है, 2005 में जब 65 सालों का हो जाता है, उसके बाद इसने ये सब काम बंद कर दिया। उसके बाद ये बाकायदे नशे पत्ती में पहुंचता है, नशे पत्ती करता है, दारू शराब सिगरेट ये सब करता है, ड्रग्स भी लेने लगता है। और जब 2012 में इसे गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के सामने 93 मर्डर का अपना इकबाल जुर्म करता है, कहता है कि मैंने 93 मर्डर किए हैं, और पुलिस वालों के जब होश फाख्ता होते हैं और जब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि बताओ तुमने 93 मर्डर किया कैसे और तुम पकड़े क्यों नहीं गए, अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताओ, तो फिर ये बताता है कि मेरे मर्डर करने के 2 तरीके थे। या तो मैं ऐसे लोगों को पकड़ता, और पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अगर ये 1970 से 2005 तक इसने मर्डर किए हैं, लगभग 35 सालों तक, तो 35 सालों में 93 मर्डर भी किए, उसके बाद किसी मामले में ये कहीं पकड़ा क्यों नहीं गया, ये कहीं इसका दोष, इसका अपराध जो था स्टेब्लिश कैसे नहीं हो पाया, क्या कारण था। सबसे बड़ा सवाल पुलिस वालों के लिए यही था। तो सबसे पहले पुलिस वाले यही सवाल सैमुअल लिटिल से पूछते हैं। तो सैमुअल लिटिल इसका जवाब देता है और कहता है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जिनके आगे पीछे कोई हो ना। आमतौर पे जो देह व्यापार करने वाली लड़कियां हैं, प्रोस्टिट्यूट हैं, उनके आगे पीछे कोई होता नहीं, या फिर उनके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो मैं ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें अपने घर बुलाता, शराब पिलाता, और मेरे मारने के 2 तरीके थे। पहला, या तो मैं उनका दम घोट के, गला दबा के, या फिर पानी में डुबो के मारता, या फिर उसके बाद उसने जो दूसरा तरीका बताया, इसे सुनने के बाद शायद अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो उसने बताया आपको विचलित कर सकता है, घबरा सकता है। उसने बताया कि मैं ऐसी लड़कियों के, मेरे मारने के दूसरे तरीके में, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गले पे एक लंबा सा कट लगाता था और उस गले के अंदर हाथ डालता था। सोच के देखिए कितना विभत्स वर्णन वो कर रहा था, कितनी कठोर बातें बता रहा था, कितनी निर्दयता वाली, कैसी क्रूरता वाली बात। वो बताता है कि गले में मैं हाथ डालता था और गले के अंदर से जो गले की नली है, सांस की नली, उसमें तोड़ देता, दबा के जाम कर देता, गले की हड्डी तोड़ देता, चीरा लगा के। उसके बाद फिर मैं उस लाश को या तो कहीं जला देता या फिर कहीं दफन कर देता। अब पुलिस वालों के पास ये सुनने के बाद और कोई शब्द ही नहीं बचता, कोई क्वेश्चन भी नहीं बचते कि अब मैं क्या पूछूं, कोई आदमी इतना निर्दयी हो गया है, इससे क्या ही पूछा जाए। अब फिर वो बताता है कि जब मैं मारता था लोगों को, पुलिस वाले जब पूछते हैं कि बताओ तुम मारते थे, तुम्हें दया नहीं आती थी, तो बताता है कि जब मैं ऐसी लड़कियों को मारता था तो मैं एक तरह से उनके ऊपर एहसान करता था, एक तरह से इनके ऊपर एहसान करता था, चूंकि ऐसी लड़कियां जो देह व्यापार में हैं, मैं इनसे एक सवाल भी पूछता था कि क्या मेरे जैसा कोई तुम्हारा भी बेटा हो जाएगा तो तुम छोड़ दोगे, तो इसका जवाब उनके पास नहीं होता था। और मैं ऐसी लड़कियों को मार के इस जन्म से, जो ऐसे प्रोस्टिट्यूट वाले काम हैं, ऐसे कामों से उन्हें मुक्त करता था। एक तरह से मैंने उन्हें मुक्ति दी है, मारा नहीं है, उन्हें मुक्ति दी है। और किसी को मारना मेरे लिए एक पार्टी करने जैसा होता था। और ऐसा ही करते मैंने 1970 से 2005 तक 93 लोगों को मारा,
और 2005 में मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, अब अगर मैं मारूंगा तो मारने के बाद पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं 65 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे शुगर भी हो चुका है, डायबिटीज हो चुकी है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। तो अगर मैं मारूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो फालतू में जेल जाऊंगा। और पकड़े जाने के बाद, चूंकि पकड़े जाने का कारण ये था कि अब मॉडर्न हो चुकी थी सारी चीजें, हर जगह कैमरा था, मैं मारता तो लाश कहाँ ठिकाने लगाता, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, रेप करने के लिए बॉडी में स्टेमिना भी नहीं बचा था। इसी वजह से 2005 में मैंने बाकायदा इन सब चीज़ों से रिटायरमेंट ले ली और अपनी बाकी की ज़िंदगी ड्रग्स और शराब में बिताने लगा। अब पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि आदमी क्या बोल रहा है, पता नहीं सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि कैसे मारा, 60 लोग, 60-65 लोग बोल रहे हो, 90-93 लोग बोल रहे हो, कैसे मारा, कोई सबूत है, कहाँ मारा, कैसे मारा। फिर इन चीज़ों पे पुलिस जोर देती है कि भैया किसे मारा है, उन लोगों के बारे में तो थोड़ा बताओ। तो जब पूछा जाता है कि बताओ उन लोगों के बारे में किसे मारा, तो सैमुअल को एक एक नाम, एक एक आदमी, एक एक जितनी लड़कियों को मारा, वो क्या पहनी थी, उनकी शर्ट पे, उनकी ड्रेस पे कितने बटन थे, कौन सी डेट थी, कहाँ से उठाया था, कैसी दिखती थी, सारी डिटेल हू बहू एकदम याद थी। और बाकायदा इसने उसमें से 60 लोगों के स्केच भी बनाए थे, 93 में से 60 लोगों के स्केच भी बनवाए थे। अब स्केच बनवाने के बाद जो फिर सैमुअल बताता है कि आप मेरे घर चलिए, मैं वहां पे आपको स्केच दूंगा 60 के 60 लोगों को। पुलिस सैमुअल के साथ इसके घर जाती है, 60 लोग, 60 लड़कियों के स्केच बरामद होते हैं। स्केच के नीचे सबके नाम, डिटेल्स, कहाँ से उठाया था, क्या पहनी थी, सारी डिटेल ही लिखी हुई थी, मेंशन थी। अब पुलिस वाले भागते हुए इन 60 लोगों के घर परिवार पे जाते हैं, तो खंगालते हैं जानकारियां, तो ये जानकारी मिलती है कि हाँ, ये 60 के 100 लोग असल में गायब हुए थे, वो इसी डेट को गायब हुए थे। अब पुलिस वालों को और कुछ चाहिए ना था, 60 लड़कियों के कत्ल के जुर्म में इस आदमी के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन तब तक अदालत का जो फैसला था, इसे 3 आदमियों के मर्डर के जुर्म में, 3 औरतों के मर्डर के जुर्म में इसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है और बाकी मामलों को पेंडिंग रखा जाता है। ये घटना थी 2012 की। उसके बाद ये फिर से कोर्ट में अपील करता है, खुद से अपील करता, कहता है कि मैंने 93 मारा, आप 3 की सजा दे रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बेइज्जती है, मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मेरा मारना बेकार हो गया। अब फिर पुलिस वाले आदेश पाते हैं कोर्ट से, या एफबीआई आदेश पाती है, इस मामले में एफबीआई कूदती है, मामले की जांच करती है। और 2018 आते आते 4 और मर्डर इसके ऊपर एस्टेब्लिश हो जाते हैं, किसने 4 और को मारा। अब कोर्ट ने फिर से 4 मर्डर के जुर्म में 4 बार उम्र कैद की सजा और दे दी। उसके बाद फिर मामले की जांच की जाती है। 2020 आते आते इसके ऊपर 60 से ज्यादा मर्डर्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं, किसने 60 से ज्यादा लोगों को मारा। लेकिन 2020 में जब कोरोना आया था, कोरोना का पीक था, उसी समय किसी बीमारी की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से खराब होती है, सैमुअल लिटिल की। ये अस्पताल में जाता है और अस्पताल में जाने के बाद पूरे दिन दर्द से चीखता रहता, दर्द से चिल्लाता रहता, एड़िया रगड़ रगड़ के कई दिनों तक ये तड़पा। और तड़पने के बाद 25 दिसंबर 2020 इसकी जिंदगी का आखिरी दिन था और इसी दिन ये मारा गया, आज से ठीक 2 साल पहले। और इसी के मरने के साथ 93 लोगों के इस दुर्दांत अपराधी, दुर्दांत कातिल, दुर्दांत सीरियल किलर का खात्मा हो जाता है, जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मर्डर एस्टेब्लिश हो गए थे। अभी भी 33 से ज्यादा मामले इसके ऊपर पेंडिंग है, जिसपे एफबीआई पुलिस, अमेरिकन पुलिस, ये सारी चीजें अभी लगी हुई हैं। और शायद आने वाले टाइम में ये सारे मर्डर्स, ये सारी चीजें इसके ऊपर एस्टेब्लिश हो जाए। और जिस समय ये हॉस्पिटल आता है, जिस समय ये जेल जाता है, जिस समय ये 2020 में ये सब चीजें होती हैं, जब इसके ऊपर 60 से ज्यादा मर्डर एस्टेब्लिश होते हैं, उस समय इसकी उम्र लगभग 80 साल। ये व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर पे अपनी सजाएं सुन रहा था। ऐसी सजाएं, ऐसे जुर्म जो इसने शायद आज अपनी जवानी में, अपने टीनेज में किए थे, अपने किसी अवस्था में किए थे, उन अपराधों की सजा 80 साल की उम्र में आने के बाद, अगर इसे 80 साल की उम्र में शायद फांसी भी हो जाए तो इसके लिए बहुत कम सजा थी। तो आप खुद ही सोचिए कि एक आदमी अमेरिकन जैसे विकसित राज्य में 93 से ज्यादा कत्ल कर चुका था, और अगर ये कबूलता नहीं तो शायद पुलिस के पास ऐसी कोई वो नहीं थी कि इसे पकड़ सकता, पुलिस इसे पकड़ सकती, ऐसी कोई चीज, कहीं सुराग, कोई सबूत इसके खिलाफ मिला नहीं था। अगर ये खुद से ना कबूलता तो ड्रग्स के केस में शायद 3-4 महीनों में, और हो सकता है 3-4 मर्डर के जो इस पे थे, अगर कबूलता नहीं तो स्टेब्लिश भी ना हो पाते, तो शायद 3-4-5 महीनों में वहां से बाइज्जत बरी भी हो जाता। और इसकी जो कहानी थी, इसकी जो दास्तां थी, जो इसकी अपराधों की फहरिस्त थी, ये दबी की दबी रह जाती। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अमेरिकन के सबसे बड़े सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की। अब इस कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले वासु जी हैं,
डेली आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, बहुत सारी कमियां मुझे बताते हैं। तो वासु जी, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें बहुत आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। इसी क्रम में शिरीष द्विवेदी जी हैं उन्नाव के, जिस इनका नाम मैंने कल लिया था लेकिन नाम लेना मैं भूल गया था, जगह याद थी, द्विवेदी जी करके मैंने बताया था। शिरीष जी, आप हर कमेंट पे, इवन मेरे वीडियो पे कितने कमेंट हैं आप इस पे भी ध्यान देते हैं, उस पे जो चीज़ें होती है आप मुझे बताते हैं। तो शिरीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कोई, मैंने आपको कल भी कहा था, मेरे पास आपके लिए कोई शब्द नहीं है। आपका जो सपोर्ट है, जो समर्थन है मुझे मिल रहा। और आप लोगों का, वासु जी, शिरीष जी, रूबी पांडा जी, यूसुफ जी, आसिफ जी, विवेक जी, आप सब लोगों का अगर ऐसे ही साथ रहा और ऐसे ही प्यार रहा तो मैं डेली और मेहनत करूंगा और अच्छी कहानी आपके साथ, आपके सामने लेके आऊंगा। और आप सभी लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको कोई कमी लगी हुई, कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ बेझिझक आप कमेंट करके दीजिए। आपका एक कमेंट हो सकता है कि मेरी उस कमी को, मेरी उस गलती को सुधार दे और आगे आपके सामने कल से और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट आते रहें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।